हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एलसीएम के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा एचसीएफ। क्या रहेगा नया टॉपिक? एचसीएफ। तो एलसीएम के तरीके से मैं इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप जानते हैं हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालना चाहेंगे हम तो क्या निकलेगा इसका हिंदी में अर्थ? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। मैंने आप लोगों को गुणनखंड निकालना सिखाया था, फिर उसके बाद मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया, सार्व गुणनखंड सिखाया। सार्व गुणनखंड को हम उपनिष्ठ गुणनखंड भी बोल सकते हैं। और एचसीएफ को हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और हिंदी में इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मैस है। एक बार हम इसकी परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंड में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या कहलाता है? इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में हम मैसे या एचसीएफ भी लिख सकते हैं। और इसका एक और नाम होता है जीसीडी भी हम इसको बोलते हैं, यानी सबसे बड़ा सार्वभाजक। क्या बोलते हैं हम इसको? सबसे बड़ा सार्वभाजक। क्या बोलते हैं हम इसको? सबसे बड़ा सार्वभाजक, या जीसीडी भी बोलते हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। अक्सर परीक्षाओं में जब सवाल आएगा तो एचसीएफ के नाम से ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज जीसीडी के नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जीसीडी का मतलब भी क्या होता है? महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा सार्वभाजक, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम अपनी स्लाइड को चेंज करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले एलसीएम समझा दिया है। उसको समझाने के लिए हमने 3 विधि काम में ली थी। कौन कौन सी? पहली गुणज विधि, दूसरी विधि थी हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और तीसरी भाग विधि। हम यहाँ इन सवालों को करने के लिए केवल अभाज्य गुणनखंड विधि को ही काम में लेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि काम में, सामान्य गुणनखंड विधि, ठीक है। मेथड 1 इसको हम काम में लेंगे। क्या है ये? गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड वाले तरीके से इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई थी 15, और एक संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 30। सिंपल संख्या लेते हैं और इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले क्या करोगे आप? 15 के क्या निकालो? गुणनखंड। क्या निकालो? 15 के गुणनखंड। क्या क्या होंगे? मैंने आप लोगों को तरीका सिखा रखा है, अब मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। देखिए, 15 में 1 का भाग जाएगा, ठीक है। 3 का जाता है, 5 का जाएगा और 15 का जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 30 के गुणनखंड निकालना चाहें तो क्या होंगे? 1 का जाता है, 2 का जाएगा, ठीक है, 3 का भी जाएगा, 5 का भाग इसमें जाता है, 6 का भाग भी इसमें जाता है, 15 का भाग इसमें जाता है और 30 का खुद का भाग इसमें जाता है। अब हमें क्या करना है? इसका क्या निकालना होगा? सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, ठीक है। इसको एक बार समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ा क्या होता है? सार्व गुणनखंड। तो हमें 2 बातों पर ध्यान देना है। एक तो हमें सबसे बड़ा पकड़ना है, और क्या पकड़ना है इसमें? सार्व गुणनखंड। क्या चीज़ पकड़नी है? सार्व गुणनखंड, ठीक है। अब हम मान लीजिए अगर यदि इसका सार्व गुणनखंड निकालना चाहें तो आप ऐसी संख्याएं देख सकते हैं इसमें कि जो दोनों जगह उपस्थित है और जिस दोनों संख्याओं का 15 में भी भाग जाता है और 30 में भी जाता है। देखिए, 1 मिल गया हमको, ठीक है, 3 मिल गया, 5 मिल गया, और क्या मिल गया हमें यहाँ पर? 15 मिल गया। क्या इसके आगे हमें कुछ मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके गुणनखंड यहीं खत्म हो चुके हैं। अब मैंने क्या कहा? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। देखिए, 1 छोटा है, 3 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 15 भी छोटा है, और असल में ये सभी क्या है? हमारे सार्व गुणनखंड। क्या है असल में हमारे ये सभी? सार्व गुणनखंड। तो हमें क्या लेना है? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। क्या लेना है? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। क्या उत्तर चाहिए हमें यहाँ पर? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। क्या चाहिए हमें उत्तर में यहाँ पर? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 15 होगा, नहीं होगा? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसी को हम करते हैं दूसरा। कौन सी विधि से? मैंने अभी आपको सिखाया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ये हमारा है मेथड नंबर 2, ठीक है। क्या है? मेथड नंबर 2। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि।
अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं इसको समझने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें क्या निकालना होगा, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे 15 के। किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाता तो 3 का भाग देते हैं, 3 पंजू 15, 5 एकम 5, यहाँ पर ख़त्म हो गया, 30 है। इसमें किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, कितनी बार, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। अब हमने इसमें फिर से किसका भाग देंगे, 3 का ही जाएगा क्योंकि 2 का भाग इसमें जा ही नहीं सकता। तो 3 पंजो क्या होता है, 15। अब 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका भाग दोगे, 5 का। इस मेथड में हमें क्या करना है, पेयर बनाने पर ध्यान देना है। किसके, पेयर बनाने पर। अब मैं समझाऊंगा यहाँ पेयर शब्द को मैंने काम में क्यों लिया है। ठीक है, देखिए उसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने एलसीएम में किया था। 15 बराबर क्या होगा, 3 गुणा 5, क्या होगा, 15 बराबर 3 गुणा 5। 30 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या होगा, 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा करते हैं, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, सही है, 5 तिया 15। अब इसमें पेयर बनाने का मतलब क्या करना है, हमें ऐसी संख्याओं को देखना है जो ऊपर भी हो और वो नीचे भी हो। ठीक है, तो देखो 3 यहाँ ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, 5 यहाँ ऊपर भी है और 5 यहाँ पर नीचे भी है। ठीक है, तो अब हम पेयर बनाते हैं। किस किस के पेयर बनेंगे, एक तो 3 का बनेगा और किसका बनेगा पेयर, यहाँ पर किस किस के पेयर बनेंगे, यहाँ पर 3 का बनेगा और 5 का बनेगा। तो पहले हम 5 का पेयर बना लेते हैं। एक तो ये 5 का पेयर बन गया और किसका पेयर बन रहा है, यहाँ पर बताइए, 3 का पेयर बन रहा है। क्या ये दोनों संख्याएं सब गुणा के रूप में लिखी हुई है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, HCF 15,30 ऐसे लिखना जरूरी है परीक्षा के अंदर। 3 गुणा क्या हो जाएगा, 5। तो बताइए हमारा उत्तर कितना आ गया, 15। HCF कितना आ गया, 15। अब आप लोगों ने पहले वाली विधि में भी देखा होगा, यहाँ पर भी सामान्य गुणनखंड करने पर भी HCF हमें कितना मिल रहा है, देखिए कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर HCF, बताइए यहाँ पर भी हमें HCF कितना मिल रहा है, 15। कितना मिल रहा है हमें HCF, यहाँ पर 15 मिल रहा है। तो आपको ये बात ढंग से समझ में आई होगी कि यहाँ पर भी हमें HCF कितना मिला, 15 मिला। और जैसे हमने मेथड को चेंज किया थोड़ा, अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लिया, तब भी हमें HCF कितना मिला, 15। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं HCF समझने के। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 8 और 15, इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका हम निकाल रहे हैं HCF। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम इसको, मेथड नंबर 2। मैंने आप लोगों को बता दिया है मेथड नंबर 2 क्या है। क्या है मेथड नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए क्या करना है, वही 8 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, जो उत्तर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 1 बार। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग नहीं जाता 15 में, देंगे तो पॉइंटों में उत्तर आता है। तो हमें हमेशा हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या। क्या होना चाहिए उत्तर, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या भी हो सकती है। 3 का भाग देंगे, 3 पंजो 15, 5 बार गया। अब तो कुछ नहीं बच रहा, तो 5 में किसका भाग दिया हमने, 5 का भाग दिया। ठीक है, हमें वही तरीके लिखना है। 8 बराबर तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 15 बराबर क्या होगा, 3 गुणा 5। मैंने इससे पहले वाले सवाल के अंदर, जिसमें मैंने 15 और 30 का एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमें ऐसी संख्या देखनी है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। जैसे ये दोनों संख्याएं मिल जाए तो उनका हमें एक एक क्या बनाना होगा, पेयर या जोड़ा बनाना होगा। अब ना तो आपको देखो 2 ऊपर दिख रहा है पर 2 नीचे नहीं दिख रहा, 3 ऊपर भी नहीं है और 5 भी ऊपर नहीं है। ठीक है, पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान है, हम अक्सर यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं। अक्सर हम यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करने पे क्या वही संख्या आती है। अरे इधर देखिए, मान लीजिए अगर मैंने 8 को 1 से गुणा किया तो भी तो उत्तर हमारा 8 ही आएगा। 5 को अगर यदि मान लो 1 से गुणा करूँगा तो भी उत्तर 5 ही आएगा। इस वजह से हम 1 को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। पर जब देख लीजिए अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ऊपर भी कुछ कॉमन नहीं आ रही है, ऐसी संख्या जो नीचे भी नहीं है और जो नीचे है वो ऊपर भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइड में 1 भी लिख लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारे अभाज्य गुणनखंड में 1 भी मिलता है और 1 भी, एक दोनों तरफ मिलता है। और मैंने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड तभी पूरा निकलेगा आपका जब लास्ट में उत्तर में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जब हमें कुछ भी HCF आपका नहीं मिल पाता है, जब हमें यहाँ पर कुछ भी HCF नहीं मिल पाता है, तो हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ 1 1 लिख दो
और एक क्या हो जाएगा HCF, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF। एक बात याद रखना, जिन भी संख्याओं के गुणनखंड करने पर यदि वहाँ कोई भी कॉमन संख्याएं नहीं मिल पा रही है तो वहाँ का HCF कितना निकल के आएगा, हमेशा एक। क्या निकल के आएगा, हमेशा एक। और एक हर किसी संख्या का क्या होता है, HCF होता है। ये हो सकता है कि वो सवाल में सबसे छोटा HCF हो या फिर सबसे बड़ा HCF हो सकता है। इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, 35 और 49 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसका हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। करना क्या है, 35 के पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 35 है, इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, देखते हैं 17 बार ही जाता है पर 1 बच जाएगा। 3 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, तो हम जब 2 का भाग नहीं गया, 3 का भाग नहीं गया, तो अब किसका भाग देंगे, 5 का। मैंने आपको तरीका सिखा रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। हाँ, तो 5 7 क्या हो गया 35, 7 बच गया, 7 में किसका भाग जाएगा, 7 का। एक बार देखिए लास्ट में हमारा उत्तर कितना आ गया, 1। अब 49 लेते हैं हम। 49 में ना तो 2 का भाग जाता, ना 3 का जाता, ना 5 का जाता, किसका जाएगा, 7 का। क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है, और तो कहीं 49 नहीं आता, या 49 के पहाड़े में आ सकता है। पर हमें क्या करना है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, तो हम अभाज्य संख्या का भाग देंगे और वो छोटी संख्या भी होगी, ठीक है। 7 बार गया और 7 का 7 में भाग देंगे, 1 बार गया। अब मान लीजिए इसका अगर हमें HCF निकालना है तो 35 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणा 7, और 49 बराबर भी क्या लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7। असल में हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक भी लगा के लिखते हैं, पर एक अंदर गुणा हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको बिना लिखे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्या कॉमन है, 7 ऊपर भी है, 7 नीचे भी है, तो इसका HCF कितना निकल के आएगा, बोलिए। इसका HCF कितना आएगा निकल करके, 7 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। ये हमारी HCF की एक बेसिक क्लास थी जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट और कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने भी आपको LCM में बताया था, एक चीज़ बताई थी मैंने आपको LCM में क्या होता है, जो उत्तर आएगा ना आपका, जैसे मैंने 8 और 12 का एग्जाम्पल दिया था, इसका LCM हमारा 24 आया था। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, जो 24 है ना, जो LCM आपको उत्तर आएगा उसको, ये जिन दो संख्याओं को LCM निकालते हो वो उसको क्या करती है, विभाजित। क्या करती है उसको, वो विभाजित क्या करेगी, विभाजित करती है पूरा पूरा। देख लो आप, 24 में 8 का भाग देते हैं 3 बार जाता है, और 12 का 24 में भाग देते हैं 2 बार जाता है, यानी पूर्णतया क्या करती है, विभाजित। क्या करेगी इसको, ये विभाजित करती है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सवाल आ सकता है कि वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो जिसको दी गई संख्याएं विभाजित करती है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 8 और 12, तो 8 और 12 किसको विभाजित कर रही है, 24 को। पर वह सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था 24 के अलावा 48 भी इसका LCM हो सकता है, पर वो बड़ी संख्या है। पर हमें कोशिश क्या करनी है, छोटी से छोटी संख्या लेने की। अब HCF में थोड़ा सा उल्टा है। LCM में तो क्या हो रहा था, जो हमारा ये उत्तर आ रहा था, जो हमारा ये उत्तर आ रहा था, ठीक है, इसको कौन विभाजित कर रहा था, दी गई संख्याएं जिसका LCM निकाल रहे थे। बट HCF में थोड़ा सा उल्टा है। HCF में क्या हो रहा है, जो HCF आएगा आपका निकल करके, जैसे 35 और 49 का HCF 7 आया था, तो जो ये HCF है ना, आपका जो HCF है, इन दोनों संख्या को क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ अब उल्टा होता है, जो उत्तर आता है आपका HCF वो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको भी हम इधर फिर से। 35 को कौन विभाजित करता है, 7 करता है, कितनी बार, 5 बार। और 49 को कौन विभाजित करता है, 7 करता है, कितनी बार, 7 बार। तो अब आपको समझ में आया कि जो LCM होगा ना, जो आपको उत्तर आएगा, इसको तो जो दी गई संख्याएं विभाजित करेगी। तो इसके लिए सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको दी गई संख्याएं 8 और 12 विभाजित करती है। एक तो सवाल ऐसे आ सकता है, तो आपको क्या करना होगा, LCM निकालना होगा, यही आपका उत्तर होगा। और HCF को ऐसा भी पूछ सकता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो आपको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी ले लेंगे, तो उसको हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है HCF है, यहीं कंप्लीट होता है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। एक हमारा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बकाया है जो अक्सर सवाल के अंदर भी पूछा जाएगा। मैं एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ऊपर एक टॉपिक था सह अभाज्य संख्या, ठीक है। हम इतनी पीछे नहीं जाएंगे स्लाइड में, हम इसको यहीं से कवर करते हैं। देखिए, मैंने बताया था सह अभाज्य संख्याएं क्या होगी, दो ऐसी संख्याएं, इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, दो ऐसी
दो ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड या, आपको मैंने बता दिया HCF सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है ना, या HCF का मान 1 हो। दो ऐसी संख्या जिनका सार्वगुणनखंड या HCF का मान 1 हो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको समझने के लिए। क्या एग्जाम्पल लेंगे? जैसे देखिए, मैंने एक संख्या लिखी यहाँ, मैंने वहाँ उदाहरण लिख रखे हैं, शायद आपने पहले लिख लिया होगा, और मैंने कहा था कि जब HCF LCM समझेंगे तो उसके बाद मैं समझाऊंगा। 2 और 3 है। अब 2 और 3 का एक बार मैं समझता हूँ, इसका HCF कितना आता है। तो देखो 2 है, इसका अगर यदि मान लो अभाज्य गुणन करूँगा 2 एकम 2, 3 का करूँगा 3 एकम 3, ठीक है। अब मैं 2 को लिखूँगा तो 2 गुणा 1 लिखूँगा, और 3 को लिखूँगा तो 3 गुणा 1 लिखूँगा। कॉमन कितना आएगा? 1 आएगा। तो बोलो HCF कितना आया यहाँ पर? क्या आया HCF यहाँ पर? 1। ये क्या होगी आपकी? बोलो क्या होगी? अभाज्य संख्या। क्या होगी आपकी? ये सह अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या होगी ये आपकी? सह अभाज्य संख्या। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा चल जाता है पेन कभी कभी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल और हमने लिया था। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो क्या हो सकता है? दोनों अभाज्य संख्या भी क्या हो सकती है? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक भाज्य संख्या ले लेते हैं और एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 4 और 5। 4 का अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ, 2 दूनी 4, 2 का इसमें भाग दिया 1, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। 5 के करते हैं तो 5 में तो 5 का ही जाता है। अब हम इसको उसी तरीके से लिखते हैं। तरीके लगभग हमारे यहाँ सेम रहेंगे, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या हम कर रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 1 होगा, और इधर क्या होगा? 5 गुणा 1 होगा। 2 और 2 नीचे नहीं है, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी है, ठीक है। 5 का यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, तो यहाँ पेयर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होएगा पेयर यहाँ पर? 1। देखिए अब आप HCF क्या आएगा 4 और 5 का निकल करके? क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा, नहीं आएगा? कितना आएगा HCF यहाँ पर निकल करके? 1 निकल करके आएगा, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है कि सहअभाज्य संख्याएं 2 ऐसी संख्याएं होती है जिनका सार्वगुणनखंड या HCF का मान कितना होता है? 1। क्या होता है HCF का मान? 1 होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको आगे समझने के लिए। देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 6 और 21। नहीं, इसकी जगह कोई सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारी टॉपिक ढंग से क्लियर हो पाए। देखिए, अभी मैंने कैसे कैसे बताया आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में। पहले एक बार थोड़ा उसको याद कर लेते हैं, फिर इसको समझाता हूँ मैं। देखिए, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, तो वो क्या हो सकती है? सह अभाज्य संख्या। क्या हो सकती है हमारी? सह अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्याओं का अगर यदि हमें जोड़ा दिया गया है तो वो क्या हो सकती है? हमारी सह अभाज्य संख्या। कैसे हो सकती है? मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको 2 और 3 का। HCF कितना आ रहा है इसका निकल करके? 1 आ रहा है, ठीक है। एक भाज्य और दूसरी अभाज्य संख्या हो, एक तो भाज्य हो और दूसरी अभाज्य हो, तो भी दोनों संख्याएं आपस में क्या हो सकती है? सह अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इनका HCF का मान कितना निकल के आएगा? 1। कितना आएगा HCF का मान यहाँ पर? 1। चलो, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था 4 और 5। क्या अब अगला ये नहीं हो सकता कि दोनों भाज्य हो? चेक करते हैं। हो सकती है, मैंने एक सकता शब्द को काम में लिया है पीछे, सकती है, जरूरी नहीं कि हो ही सही, ठीक है। दोनों भाज्य संख्या, तो भी ये क्या हो सकती है? सह अभाज्य संख्या। क्या हो सकती है? सह अभाज्य संख्या। देखिए, इसको हम समझते हैं कैसे होगी ये। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। दोनों का अगर मैंने भाज्य संख्याओं को अगर काम में ले लूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 ले लिया एक तो, और एक 9 ले लिया।
ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। क्यों है? इसके गुणनखंड 1 2 4 हैं, इसके गुणनखंड 1 3 9 है। ठीक है, चेक करते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 2 का भाग दूंगा, 2 दूनी 4, 2 का भाग दूंगा 1 बार। 9 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 3 का भाग दूंगा 3 बार, फिर 3 का भाग दूंगा 1 बार। इसको अगर गुणा के रूप में लिखूँ, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 1 होगा, और इधर 9 बराबर क्या होगा? 3 गुणा 1। मुझे बताइए ऐसी कोई संख्या मिली है जो ऊपर भी और नीचे भी है, केवल एक ही है? तो इसका HCF कितना निकल के आया? बोलिए कितना आया HCF निकल के? 1 आया, नहीं आया? आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती है, दो भाज्य संख्याएं भी क्या हो सकती है, सहअभाज्य संख्या। अब मान लो हो सकती है, मैंने एक शब्द काम में लिया, हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह एक एग्जाम्पल ले लेता, 4 और 6, क्या ये दोनों भाज्य संख्या नहीं है? इसके भी गुणनखंड करने पे 1 2 और 4 मिल रहा है, इसके गुणनखंड करने पर 1 2 3 और 6 मिल रहा है। अगर यदि मान लो मैं इसको हल करता हूँ तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसके अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 तिया 6, 3 का भाग देने पर 1। अब जैसे ही मान लीजिए मैं इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ, तो 4 को लिखूंगा 2 गुणा 1, और 6 को लिखूंगा 2 गुणा 3 गुणा 1। क्या अब मुझे यहाँ 2 नहीं मिल गया? क्या मिल गया ना? ठीक है, अब मुझे एक संख्या मिल गई यहाँ पर 2। क्या मिल गया? एक संख्या मेरे को यहाँ पर 2 मिल गया। तो यहाँ पर HCF अब देखिए आप, मेरा कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया ना। तो इसी वजह से मैंने एक शब्द बोला है कि दो भाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या दो भाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पर दो अगर अभाज्य संख्या है तो वे क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। और एक अगर भाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या है तो वो भी क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। परंतु दोनों भाज्य संख्या है तो सहअभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब हम अगली क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने उस क्लास के रिलेटेड जितना भी बेसिक्स था वो अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इससे रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए।